हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर आप BCOS का क्लास लीजिए। BCOS क्या? 185 का क्लास लीजिए, जिसका टाइटल है उद्यमिता। क्योंकि ये ना कहीं कंफ्यूज करने वाले हैं। समझ नहीं आता कि ये उद्यमिता होता क्या है। उद्यमिता समझ नहीं आता, ये चैप्टर में थोड़ा डाउट होने लगता है। तो मैं आपको कोई डाउट रहने नहीं दूंगा, आपका कोई डाउट रहने नहीं दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा। आप इसमें आए हो ना, बहुत ही मजा आएगा, बोरिंग तो कहीं नहीं लगेगा। क्योंकि समझ में जब आएगा तो बोरिंग कहाँ से लगेगा, है कि नहीं? चलो, और देखिए इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि न्यू होंगे, राइट? जब न्यू है आप, आपको तो पता नहीं होगा कि प्रेम सर कैसे पढ़ाते हैं, क्या तरीका है कि नहीं? तो देखिए भैया, आप कुछ देर रुकिए, ठीक है? कुछ देर रुकिए, देखिए कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ज्यादा नहीं, 5 मिनट रुकिए। कितना मिनट? 5 मिनट रुकिए। अगर मजा आपको आ जाए, अगर लगे कि सच में पूरा क्लास देखना चाहिए, सर का वीडियो देखना चाहिए, सर का चैनल को लाइक करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, है ना? वीडियो को शेयर करना चाहिए, मेरा सपोर्ट किया जाना चाहिए, तो भी आप लोग जरूर करना, अगर आप नहीं हो तो। बाकी पुराने बच्चे हैं तो भैया आपका वेलकम है। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है अब तक, आगे भी बहुत करोगे, मुझे बिलीव है। चलिए, ये जो है कि स्टूडेंट्स BCOS 185 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कहे ना, इम्पोर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है भैया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें मैंने सॉल्व 5 years PYQ, मतलब कि 5 साल के जितने भी सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है क्या? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे जो बार बार पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को लिया, और जो आने वाले क्वेश्चन, जो हाँ संभावित है, ये संभावना है कि भैया ये सब क्वेश्चन आएंगे ही, उन सभी क्वेश्चन को लिया गया है। और ये समझ लो कि यहाँ से करके गए तो एग्जाम में 100 मार्क्स का आपका एग्जाम हो। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, और 100 में से 100 मार्क्स का पूरा लिख कर आओगे। तो है ना मजा वाली बात? जब 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 100 मार्क्स यहीं से लिख कर जाओगे, तो कितना मजा बात है। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन पहले वीडियो देख लो। चलो, और देखो एक बात बताना भूला कि जो स्टूडेंट्स जून, दिसंबर, जून ये 26 में एग्जाम देने वाले हैं, जैसे कि 3 तारीख को एग्जाम है, ठीक है नहीं? 3 तारीख को एग्जाम है। जो बच्चे 3 तारीख को एग्जाम देंगे, और जो दिसंबर 26 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप दोनों के लिए, वैसे तो यह हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, 27 28 कभी भी देखें, लेकिन फिर भी इन टारगेट जो है हमारा, ये टारगेट किया गया है जून और दिसंबर 2026 के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कोई भी डाउट हो, अगर हम आप लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट सर से बात करें, तो इंस्टा में मैसेज कीजिएगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, ठीक है? चलो, अब देखिए, हमारा जो कोड का टाइटल है उद्यमिता, आखिर ये होता क्या है? उद्यमिता होता क्या है? इसमें कंफ्यूज होने वाली है। आप लोग, हो सकता है कि कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे उद्यमिता। आप लोग अगर पहली बार उद्यमिता सुन रहे हैं तो कमेंट में बताइए, यस सर, मैं पहली बार ये उद्यमिता का नाम सुना। अब उद्यमिता का नाम पहली बार सुने हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि आपको समझ में आता होगा कि उद्यमिता क्या? दिमाग में आता होगा? इमेजिन इमेजिन इमेज क्या, सॉरी सॉरी, इमेजिन कर नहीं पाते होंगे कि भाई ये उद्यमिता होता क्या है, क्या होता होगा, है ना? और उद्यमिता को इंग्लिश में बोला जाता है इंटरप्रेन्योरशिप। क्या? इंटरप्रेन्योरशिप। तो ये फिर इंटरप्रेन्योरशिप या फिर उद्यमिता है क्या भैया? ये डाउट वाला सवाल है। तो यहाँ पर कोई डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि समझा कौन रहे हैं? प्रेम सर, बड़ा ही प्रेम से समझा रहे हैं। क्योंकि देखो, उद्यमिता क्या होता है, ध्यान समझिए। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी नए काम को शुरू करता है, उसके लिए मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, यानी कौन, कोई भी व्यक्ति खुद का नया बिजनेस को स्टार्ट करता है, कोई नया बिजनेस करता है, जैसे वो चाय का दुकान ही खोल लिया, ठीक है? चाय की दुकान ही खोल लिया, ठीक है? कपड़े की दुकान खोल लिया, ठीक है? बड़े से बड़े फैक्ट्रीज खोल लिए, बनाए, कुछ भी किया, ठीक है? कुछ भी, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, ये समझ लो ना, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो यही नया बिजनेस स्टार्टअप को ही क्या कहेंगे भैया? उद्यमिता कहेंगे।
आया समझ में? जो कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके लिए वो ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए ग्राहक अच्छा दो, ग्राहक तो अपने अपने आप आ ही जाते हैं अगर अच्छा काम करेंगे तो। यानी कि ये समझ लो कुल मिला के, जो बिजनेस को शुरू करा, जिसने बिजनेस को शुरू करने का सोचा, शुरू करने वाला है, शुरू कर लिया, वही नया बिजनेस कहलाता है उद्यमिता। समझ में आ गया उद्यमिता क्या कहलाता है? अब इसमें एक चीज अभी बार बार समझ आएंगे आपके साथ कि उद्यमिता में एक उद्यमी, ठीक है, उद्यमिता में क्या, उद्यमी, ठीक है, उद्यमी क्या है, ठीक है, उद्यमी क्या है? तो उद्यमिता में उद्यमी की बात करें तो जो व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करेगा, ठीक है, उद्यमिता को लेकर चलेगा, वही व्यक्ति उद्यमी कहलाएगा। मतलब ये समझो कि आप चाय का दुकान खोल रहे हो, है ना, चाय की दुकान खोल रहे हो, कपड़े की दुकान खोल रहे हो, आप ऑनर हो, वही आप जो ऑनर हो, आपको बोला जाएगा उद्यमी। जो ऑनर होंगे, जो बिजनेस करने का जो बिजनेस मालिक होगा, वही उद्यमी होगा। बिजनेस, नया बिजनेस स्टार्ट करना उद्यमिता, उस बिजनेस का मालिक, उस बिजनेस का हीरो क्या कहलाएगा भैया? उद्यमी कहलाएगा। जैसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंटरप्रेन्योर। तो इस तरह से आपको उद्यमिता समझ में आ गया, ठीक है। तो उद्यमिता में होता क्या है? उद्यमिता में होता है नया, देखो यहाँ पे नया स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेस नया स्टार्ट हुआ। तो बिजनेस नया स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, नए नए आइडिया सोचना होगा, बिजनेस शुरू करने के बाद पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, रिस्क लेना होगा कि भैया काम चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सब का रिस्क लेना पड़ेगा, टीम रखना पड़ेगा, लेबर रखना पड़ेगा, मजदूरी रखना, गाड़ी रखने पड़ेंगे। बड़ा बिजनेस है तो भाई बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना, लोगों को काम देना पड़ेगा। इस तरह से आपका क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप चलेगा, है ना, तभी क्या कहलाएंगे, उद्यमिता कहलाएंगे। ठीक है, चलो, आपको उद्यमिता समझ में आ गया। भैया आपको अगर उद्यमिता समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी यूट्यूब पे इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा, सुपर हिट, लवली सा कमेंट करो कि सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, तो कमेंट करो। और ताकि बच्चे को, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को क्लिक करे, चेक करना चाहे कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मजा आना चाहिए उसको, कमेंट से ही इतना मजा आ जाना चाहिए कि वो जाके वीडियो देखे, वीडियो को प्ले करे, समझने का प्रयास करे, और ताकि हमारा वीडियो ज्यादा दूर दूर तक पहुंचे। ठीक है, इस इस ईयर में, इस सेशन में, जून 2026 सेशन में हमारा टारगेट है कि 50,000 पार करे सब्सक्राइबर। ठीक है, तो आप लोग अगर आप लोग क्या करोगे, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो हमारा ये टारगेट पूरा 100% होगा, 50 के सब्सक्राइबर पुराने का। तो आप लोग वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ताकि वीडियो बहुत दूर दूर तक जाए। ठीक है, कोई भी बच्चे कभी भी सर्च करे ना, प्रेम सर का ये वीडियो, धड़ाक सुना जाए, मजा आ जाएगा। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे और हमारा 50K का सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो पूरा होगा। ठीक है, और आप लोग ये भी कमेंट करना कि आप लोग कहाँ से देखना स्टार्ट कर रहे हो। आप जब देख रहे होगे तब हमारा सब्सक्राइबर कितना है ना, 15 है, 16 है, 20 है, क्या है, नहीं है, आप लोग जरूर बताना। ठीक है, कि हमें ये पता चले कौन स्टूडेंट किस समय में सहायता कर रहे हैं। और आप लोग अपना अपना एड्रेस भी जरूर कमेंट करना कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो। चलिए अब इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करते हैं। मजा आ गया ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में, किसी अर्थव्यवस्था के मतलब कोई कार्य का काम काज, ठीक है, किसी भी काम काज, अर्थव्यवस्था को समझ लो काम काज, किसी भी काम काज के समग्र विकास में, मतलब उस काम का विकास में, मान लो चाय की दुकान के उसका विकास में, ठीक है, या फिर कपड़े का ही दुकान के उसका विकास में, उद्यमिता जो है, यानी कि जो बिजनेस मालिक है, बिजनेस है, सॉरी, बिजनेस मालिक, उद्यमिता मतलब एक बिजनेस, ठीक है, तो वो बिजनेस जो है, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप जो है के औचित्य की चर्चा करना है, तो उद्यमिता विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो मतलब जो उद्यमिता है, बिजनेस जो नया स्टार्ट करेगा, तो उसको कौन कौन से कारक क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है, पक्का आ गया। तो जब क्वेश्चन समझ में आया तो भाई आंसर भी तो समझ में आएंगे। चलो, किसी भी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, कामकाज, किसी भी
कामकाज के समग्र विकास में उद्यमिता का जो है कि महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर हम काम कर रहे हैं, अगर वहां पे विकास नहीं होगा, वो काम सही से नहीं चलेंगे, तो क्या मजा आएगा? जब मजा ही नहीं आएगा तो फिर समझो कि वो उद्यमिता सफल उद्यमिता नहीं कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, वो उद्यमी जो होंगे, वो उद्यमी सफल उद्यमी नहीं कहलाएंगे। उद्यमिता नए व्यवसायों और उद्योगों की स्थापना के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को क्या करेगी? बढ़ावा देती है। उद्यमी जो है, जो हीरो है, जो बिजनेस मालिक है, वो उद्यमी नवीन विचारों, मतलब नया विचार और तकनीकों को अपनाकर उत्पादन में वृद्धि करते हैं, जिससे राष्ट्र आय और प्रति व्यक्ति में आय सुधार होता है। जो बड़े-बड़े उद्यमिता होते हैं, उद्यमी होते हैं, वो यही करते हैं, है ना? अच्छा काम करते हैं, अच्छा तकनीक को अपनाते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं। इससे क्या होता है? हमारा देश का राष्ट्र आय, है ना? और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है। समझ में आ रहा है? आई होप अच्छा समझ में आ रहा है। इसके साथ ही उद्यमिता रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है। ठीक है, मतलब अच्छा बिजनेस अगर कोई करेगा, ठीक है, अच्छा बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो क्या करेगा? रोजगार को भी देगा, है कि नहीं देगा? ठीक है, जिससे बेरोजगारी और गरीबी में क्या आती है? कमी आती है। बाकी भैया आपको मैंने क्वेश्चन समझा दिया, इसे आप लोग ना वीडियो को रोककर ना क्या करके हैं, वीडियो को रोककर अच्छा से समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये पीडीएफ तो भैया आप लोग ले लीजिए, आप ही लोग के लिए इतना मेहनत से पीडीएफ बनाया गया है, तो ये पीडीएफ आप लोग व्हाट्सएप से जाइए, परचेस कीजिए। बहुत ही कम प्राइस में ही आपको दिया जा रहा है, बहुत मेहनत किया गया है, बहुत मेहनत, सच कहता हूँ, बहुत मेहनत से बनाया गया। देखो कितना सारा पेज है, देख सकते हो, देख सकते हो, खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा भैया, बहुत सारा पेज है। और जो ये क्यों है इतना, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया, सभी मोस्ट, तो कितना सारा है कि नहीं? तो भैया आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से मैंने बनाया है। आप सोचो, इतना मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया था क्या? इसका जानते हो कितना रुपया ले रहा हूँ? इसका ओनली 30 रुपीज ले रहा हूँ, ओनली 30 रुपीज। क्यों ले रहा हूँ? भैया आप लोग भी स्टूडेंट हो, ठीक है, तो भैया इसीलिए ओनली 30 रुपीज ले रहा हूँ। और मेहनत का भी मैं इसलिए मांग रहा हूँ ताकि आप लोगों की मदद से हमारा भी आर्थिक स्थिति सही हो। ठीक है, हम भी आगे बढ़े। ठीक है, इस तरह से आपसे लिया जा रहा है, तो आप वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है, उद्यमिता या उद्यमशीलता पारिस्थितिकों तंत्र के से आप क्या समझते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, यहाँ पारिस्थितिकों नहीं, पारिस्थितिकी। ठीक है, तो उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। समझे? तो उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, उनकी जो जो कारक हैं, विभिन्न कारक, वो भी आपको बताना है। तो यहाँ पे उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब समझिए। कौन चीज? उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब समझिए। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है भैया? कि यह देखिए, यह एक ऐसा वातावरण होता है जो व्यवस्था या फिर नए व्यवसाय शुरू करने और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, तो उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र क्या करते हैं? किसी भी उद्यमी को, उद्यमिता को विकसित होने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, यानी कि उद्यमी को सफल बनाने के लिए जो लोग, जो संस्थाएं, जो सुविधाएं मिलकर काम करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, जो उद्यमिता को मदद करते हैं या उद्यमी को, एक उद्यमी को मदद करते हैं, है ना, आगे बढ़ने में, बिजनेस को आगे बढ़ाने में, वही क्या कहलाएगा? उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। तो उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न कारक कौन कौन से हैं? तो भैया इसका विभिन्न कारक की बात करें तो भैया इसमें हम लोग कह सकते हैं कि पैसा भी विभिन्न कारक है, ट्रेनिंग, इंटरनेट, ठीक है, सरकार की सहायता, ग्राहक, अच्छे कर्मचारी, तो ये सभी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के कारक है। ठीक है, तो भैया आप लोग इसे अच्छा से समझना चाहेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते चलते हैं। उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र से आशय उस समग्र वातावरण से है। तो उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक प्रकार का वातावरण है, इकोसिस्टम। नाम नहीं समझ रहे हैं? इकोसिस्टम मतलब उद्यमिता का इकोसिस्टम। ठीक है, तो जिसमें उद्यमी क्या करते हैं? अपने विचारों को सफल व्यवसाय में क्या करते हैं? बदलते हैं। ठीक है, इसमें सभी तत्व जैसे कि संस्थाएं, ये भी उद्यमिता के तत्व है, नीतियां, ये भी उद्यमिता के तत्व हुए, संसाधन, ये भी उद्यमिता के तत्व है। तो ये शामिल होते हैं जो किसी क्षेत्र में उद्यमिता के विकास, वृद्धि
प्रगति और स्थिरता को प्रभावित करते हैं। मजा आ रहा है ना, समझ में बहुत अच्छा सा आ रहा है। ठीक है, चलो। एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र उद्यमियों को अवसर, समर्थन और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले पहले आर्थिक कारक आते हैं। ठीक है, उद्यमिता के इसमें कारक की बात करें पारिस्थितिकी तंत्र में, तो आर्थिक कारक पहले आ जाते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जिनमें पूंजी का उपलब्धता, निवेश के अवसर, बाजार की मांग और आधारभूत संरचना शामिल है। यदि वित्तीय संसाधन आसानी से उपलब्ध हो तो ये क्या करते हैं, नए उद्यमों की स्थापना क्या करते हैं, सरल हो जाती है इससे। ठीक है, मतलब नए जो उद्यम होते हैं, उद्यमी होते हैं, उनका काम आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, सफल होने लगता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो अगला है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। दूसरा क्या समझ जाएंगे उद्यमिता का, दूसरा कारक क्या समझेंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो उद्यमिता का क्या, उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में दूसरा कारक हम लोग क्या मानेंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक को क्या मानेंगे, दूसरी कारक। जैसे कि जैसे समाज की सोच इसमें आएगा, शिक्षा स्तर आएगा और जोखिम लेने की प्रवृत्ति इसमें शामिल होगा। तो सकारात्मक और नवाचार यानी कि नया विचार ना, नवाचार समर्थक मतलब कि अलग अच्छे विचार देना ना, हिम्मत देना, ये क्या करेगा, उद्यमिता को बढ़ावा देगा, बिजनेस को बढ़ावा देगा। समझ आ गया, बहुत अच्छा। तीसरे है आपका आता है शैक्षिक और प्रशिक्षण कारक। कौन सा, शैक्षिक और प्रशिक्षण। ठीक, तो अच्छे शैक्षिक संस्थान केवल कौशल विकास कार्यक्रम उद्यमियों को आवश्यक तकनीकी दक्षता और प्रबंधन कौशल प्रदान करता है। मतलब ये समझो, इसमें ये तो हम अपने तरीके से समझाते हैं, इसमें ये समझ जाओ ये कि शैक्षिक प्रशिक्षण मतलब कि जो भी हमारे बिजनेस में शामिल हुए हैं, जो बिजनेस में जितने भी लेबर्स हैं, ठीक है, तो ये जो लेबर होंगे वो अच्छा होंगे, वो प्रशिक्षण होंगे, प्रशिक्षित लेबर जो भी हमारे साथ काम करेंगे। ठीक है, बिजनेस का जो टीम बनेंगे हमारा, वो काम अच्छा होना चाहिए उनका। ठीक है, बढ़िया से काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो हमारा उद्यमिता आगे बढ़ेगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो अगला है आपका चौथा, राजनीतिक एवं कानूनी कारक। जैसे सरकारी नीतियां भी इनमें मदद हो, कर प्रणाली, लाइसेंस प्रक्रिया और नियम उद्यमिता को प्रोत्साहित या फिर बाधित भी कर सकते हैं। तो देखो ये सब क्या है, प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, बाधित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोत्साहित में देखो ये है कि लाइसेंस अगर बना लिया कोई भी, सरकारी नीतियां, सरकार लोग भी इनके साथ सरकारी काम काज कर लिया, इन्होंने लाइसेंस बनाया, तो ये क्या है कि इससे डर नहीं रहता किसी चीज का। ठीक है, तो सरकार की तरफ से उसे ऑर्डर होता है, पर सरकार की तरफ से उसे हिम्मत मिला रहता है, भाई हाँ वो आप काम कर सकते हो, आप लीगल काम कर रहे हो, आप लाइसेंस बना लिए हो, तो आप अच्छा से बिजनेस को आगे ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, और ऐसे अगर करेंगे आप लुका चोरी करके, है ना, चोरी करके आप छुप छुप के आप बिजनेस कर रहे हो, तो ये बिजनेस ज्यादा सफल नहीं होता। ठीक है, चल बाकी पांचवा है आपका तकनीकी। तो जो भी हम बिजनेस में, जैसे मान लो कि हम कोई फैक्ट्री दिए हैं, तो फैक्ट्री में हमारा जो है कि सामान जो है वो बढ़िया होना चाहिए, हमारा जो टेक्निक है, जो मशीन है वो बढ़िया होना चाहिए। मशीन ही सही नहीं रहेंगे तो क्या हमारा काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जब काम ही नहीं होगा तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये सब चीज बाकी आप लोग पढ़ लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के विभिन्न कारकों की उदाहरण सहित क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ समझ में आया बच्चा, यहाँ समझ में आया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट क्या है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। तो इसको हम समझाते हैं। तो रिपोर्ट, रिपोर्ट नहीं समझते हो, रिपोर्ट में वही चीज ना होगा जिसमें कुछ लिखा हुआ हो, रिपोर्ट में वही चीज ना होगा भैया। तो ये समझिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए तो हम समझा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए क्या है, विस्तृत परियोजना रिकॉर्ड, किसी भी व्यवसाय, किसी भी बिजनेस, ठीक है, या फिर किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले उसकी जो है क्या होती है, बड़ा बिजनेस, अब छोटा मोटा ये नहीं कि चाय की दुकान खोल लिए, ठीक है, कोई बड़ा बिजनेस, उद्यमिता। आप बताओ उद्यमिता बन रहे हैं तो आप उद्यमिता, हम बहुत सारे उद्यमिता है, बिजनेस कई तरह के होते हैं। तो कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई बड़ा बिजनेस को लेकर बैठता है, बड़ा फैक्ट्रीज को खोलते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे
कार्यक्रम होते हैं, ठीक है? बहुत सारी प्रक्रिया करने होते हैं, उनको लिखित रूप में पूरी योजना बनाना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है? सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? लिखित रूप में, मतलब कि कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा उद्यमी बनने के लिए, बड़ा व्यवसाय खोलने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? पहले लिस्ट बनाना पड़ेगा कि भाई ये करना है, वो करना है, प्लानिंग करना होगा। प्लानिंग में जो लिस्ट बनाया जाता है, जो लिस्ट रेडी किया जाता है, वही क्या कहलाएगा भैया? वही कहलाएगा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। समझ में आ गया? इसमें क्या हो सकता है? इसमें परियोजना का नाम, मतलब कि कोई बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस रिपोर्ट में बिजनेस का नाम होगा, होगा कि नहीं होगा? उसका उद्देश्य होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। और उनमें क्या-क्या कार्य होंगे, वो सभी होगा, ठीक है? उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए कि अगर कोई व्यक्ति बेकरी का बिज़नेस करता है, केक वाला कोई व्यक्ति बिज़नेस करता है, तो उसमें बताया जाएगा कि वो जो है कि केक का दुकान कहाँ खुलेगा, बेकरी का दुकान वो कहाँ खोलेगा, स्थान बताया जाएगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे बनाया जाएगा, ठीक है? किस-किस को रखा जाएगा, इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाएगा। समझ में आ गया? तो यही भैया, यही लिखित रूप में, इसी चीज का लिखित रूप ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कहलाएगा। समझ में आ गया ना? बाकी आप लोग वीडियो को रोक-रोक कर समझने की प्रयास कीजिए, ठीक है? चलिए, इसमें मैं आपको बता दूं, पहले तो भैया इसमें फर्स्ट नंबर में आपका आ जाएगा परियोजना का विचार, मतलब कि जो हम लोग बिजनेस करेंगे उनका परिचय उसमें आ जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? सबसे पहले क्या आएगा भैया? सबसे पहले आएगा परियोजना का परिचय, ठीक है? उसके बाद दूसरा आपका आएगा विश्लेषण की, जो काम हम करने वाले हैं वो उसको देखेंगे, अगल-बगल देखेंगे कैसे चल रहा है, हम कैसे सामान डालें, कैसे माल डालें, किस तरह का रेडी करें कि उनसे अच्छा हो, है कि नहीं? ये सब चीज तकनीकी भी देखना पड़ेगा, है ना? तीसरा है तकनीकी पक्ष। तो ये क्या है भैया? ये कारक है। चौथा है वित्तीय विश्लेषण, ठीक है? मतलब कि जब हम लोग किसी चीज को खोलेंगे भैया, किसी चीज को स्टार्ट करेंगे, तो हमें पैसा भी तो होना चाहिए, जिसमें आपको लागत, पूंजी निवेश, कार्यशील पूंजी, बहुत जगह में पैसा की जरूरत पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है? क्वेश्चन को अगर नहीं समझे तो समझ नहीं आएगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के विभिन्न कारक हैं, ये सब कारक हैं, ठीक है? दूसरा, तीसरा, चौथा है वित्तीय विश्लेषण, देख लिए। पांचवा क्या है? प्रबंधन एवं संगठन। तो इनमें से क्या हो सकता है? इनमें से योग्यता, कार्य और जिम्मेदारियां तय की जाती है, ठीक है? इसमें कर्मचारियों को मैनेजमेंट किया जाता है, कर्मचारियों को लिया जाता है। छठा क्या है? जोखिम विश्लेषण, फिर रिस्क भी लिया जाता है। तो ये सब आपके क्या है? विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, उसी समय रिपोर्ट के कारक है, इसमें इस चीज का पहले से ध्यान रखा जाता है। ओके, यहाँ क्या है? विस्तृत परियोजना रिपोर्ट किसी भी परियोजना की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेज होता है ना? सही बात है ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है? डॉक्यूमेंट होते हैं। ये परियोजना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो सही योजना और निर्णय लेने में क्या करती है? सहायता करती है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग अच्छा से समझे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्टार्टअप इंडिया पहल और इसके विभिन्न उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। स्टार्टअप इंडिया को समर्थन करने वाले विभिन्न उपायों की व्याख्या कीजिए। तो भैया ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने स्टार्टअप इंडिया देखा, और ये स्टार्टअप इंडिया क्या है? सबसे पहले ये समझना है स्टार्टअप इंडिया क्या है। तो स्टार्टअप इंडिया जो है कि भारत सरकार की एक क्या है? योजना है, ठीक है? क्या है? भारत सरकार की एक योजना है, जिसकी जो है कि शुरुआत 2016 में की गई थी। कब हो गई थी? 2016 में इसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है? और इसका जो उद्देश्य है वो नए बिजनेस को लाना, नए बिजनेस को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार देना, ये सब इनका उद्देश्य है। अंडरस्टैंड? तो समझ में आ रहा है? आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, तो सरकार द्वारा नए बिजनेस शुरू करने वालों की मदद, मतलब अगर कोई नया उद्यमिता स्टार्ट करने वाला, नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला, उनकी मदद करना और उनके लिए जितना हो सके हेल्प करना, ठीक है? उनका हिम्मत देना, हिम्मत बढ़ाना, वो ये क्या कहलाएगा? स्टार्टअप इंडिया, ठीक है? आप इसको पढ़ते हैं तभी हमको समझ में ज्यादा आएगा। तो
स्टार्टअप इंडिया में अगर बात किया जाए तो यहाँ नए बिजनेस शुरू करने में मदद किया जाता है। नए लोन है ना, लोन और फंड की सुविधा होती है, टैक्स में छूट की दी जाती है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, ठीक है, नवाचार या नया विचार को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर पढ़ते हैं स्टार्टअप इंडिया पहल भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। मैंने आपको यही बताया, जिसका उद्देश्य क्या है, देश में नवाचार, उद्यमिता और नए व्यवसायों को बढ़ावा देना। इस पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है, युवाओं को रोजगार खोजने के लिए खोजने के बजाय रोजगार सृजनकर्ता बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। देखो यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया का क्या मकसद समझो हो बाबा, कितना बढ़िया मकसद है ना। स्टार्टअप इंडिया का मकसद ये है, ये समझ लीजिए कि इनका मकसद ये है कि एक तो उनका मदद करना, जो बिजनेस खोलना चाह रहा है, उनका क्या किया जाए, मदद किया जाए और उनको मजबूत बनाया जाए, ठीक है, उनका बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले, है ना, युवा क्या परेशान ना हो, वो खुद एक मालिक बने, वो खुद एक सृजनकर्ता बने, ठीक है, वो खुद एक ऑनर बने। कितनी अच्छी बात है स्टार्टअप इंडिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया के उद्देश्य कई व्यापक क्षेत्रों को कवर करते हैं। इसका पहल उद्देश्य नवाचार और रचनात्मक विचारों को प्रोत्साहित करना ताकि नए उत्पाद और सेवाएं विकसित हो सके। देखिए आप लोग वीडियो को रोककर ना इसे पढ़ लीजिए, हम आपको क्वेश्चन अच्छा समझा देते हैं ना, तो आप लोगों को ये आंसर आज इजीली समझ में आ जाएगा वीडियो को रोककर। ठीक, चलिए समझने की कोशिश कीजिए और आप लोग नोट्स ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, उद्यमिता विकास के लिए उपलब्ध विभिन्न वित्त स्रोतों की व्याख्या कीजिए। वित्त स्रोतों के चयन को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। चलिए इसका आंसर को देखते हैं। उद्यमिता विकास के लिए वित्त, तो वित्त में समझ लो कि पैसा कौड़ी, ठीक है, तो पैसा वित्त अत्यंत आवश्यक होता है, मतलब पैसा अत्यंत आवश्यक होता है, पूंजी अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि बिना पूंजी के किसी भी व्यवसाय की स्थापना और संचालन संभव नहीं है ना। मतलब बिना पैसों की क्या नहीं है, किसी भी बिजनेस को, किसी भी, है ना, उद्यमी को आगे बढ़ना संभव नहीं है, ठीक है। तो उद्यमियों के लिए विभिन्न प्रकार के वित्त स्रोत उपलब्ध होते हैं। तो जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस करने का स्टार्टअप करते हैं, उनके लिए भैया बहुत सारे पैसे चाहिए, ठीक है, जो उनकी आवश्यकता और व्यवसाय के आकार के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न वित्त स्रोत इस प्रकार है। सबसे पहले स्वयं की पूंजी आती है, ठीक है, यानी कि सेल्फ फाइनेंस, जिसमें उद्यमी अपनी बचत या परिवार से प्राप्त धन का उपयोग करता है। यह सबसे सरल और सुरक्षित स्रोत माना जाता है। क्या कहा, विभिन्न वित्त स्रोत क्या है, सबसे पहला खुद का पूंजी, मतलब कि इसमें क्या होता है, खुद घर के लिए, है ना, मतलब इसमें ऐसा इन्वेस्ट होता है जो घर के लिए होता है, ठीक है। और दूसरा बैंक दूसरा बैंक और वित्तीय संसाधन है, जो लोन यानी ऋण के रूप में पूंजी प्रदान करता है ना, ऋण के रूप में क्या करता है, पैसा देता है। तो यहाँ पे ये है कि जो घर से वो ले ले, ठीक है, या फिर वो बैंक से ले। उदाहरण के लिए व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से टर्म लोन या फिर कार्यशील पूंजी ऋण लिया जाता है, ठीक है, दुकान को बढ़ाने के लिए, बिजनेस करने के लिए लोन लिया जाता है, बिजनेस के लिए लोन। तीसरी सरकारी योजना है, जिससे स्टार्टअप योजना है। तो और आगे क्या कहता है, कोई आगे बढ़ना है, तो किसी को अच्छा बिजनेसमैन बनना है, अच्छा उद्यमिता को बढ़ावा देना है, तो भैया उसको एक और भी मदद की जरूरत पड़ जाती है। मतलब या फिर उनकी मदद हो सकती है किसके जरिए, स्टार्टअप योजना के जरिए, जिसमें सरकार की हेल्प होती है, सरकार के द्वारा हेल्प की जाती है। इसमें मुद्रा लोन आदि है, जो उद्यमियों को आसान मतलब कम किस्तों पर, आसानी से शर्तों पर क्या करते हैं, वित्त यानी कि पैसे उपलब्ध कराती है। चौथा है वेंचर कैपिटल और एंजल निवेशक, जो नए और नवाचार आधारित व्यवसाय में निवेश करते हैं और बदले में हिस्सेदारी लेती है। तो ये क्या है, वेंचर कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी, ठीक है, एंजल निवेशक। पांचवा है शेयर और डिवेंचर के माध्यम से कंपनी पूंजी जुटा सकती है, मतलब कि बिजनेस पार्टनर को जोड़कर, ठीक है, अपने यानी साथ अगर कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं, तो और भी एक दो लड़का को, एक दो पार्टनर को क्या करें, व्यवस्था करें और उनके साथ मिलकर एक काम को बढ़ावा दें, ठीक है। विशेषकर बड़े व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है कौन, बिजनेस पार्टनर।
अब वित्त स्रोत के चयन को निर्धारित करने वाले कारक की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय का आकार और प्रवृत्ति है। छोटे व्यवसाय के लिए स्वयं की पूंजी या फिर छोटे ऋण पर्याप्त होते हैं, जबकि बड़े व्यवसाय के लिए बाहरी निवेश आवश्यक होता है। दूसरा लागत कॉस्ट है। क्या है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस? उद्यमी ऐसे स्रोत का चयन करता है जिसमें ब्याज या लागत क्या हो कम हो। तीसरा जोखिम और नियंत्रण। यदि उद्यमी नियंत्रण बनाए रखना चाहता है तो वह ऋण को प्राथमिकता देता है, ना कि हिस्सेदारी वाले निवेश को। चौथा वित्त की उपलब्धता और समय है। त्वरित आवश्यकता होने पर आसानी से उपलब्ध स्रोत चुना जाता है। पांचवा क्या है पुनर्भुगतान क्षमता भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऋण लेने पर समय पर भुगतान करना क्या होता है आवश्यक होता है। ठीक है, तो लास्ट में क्या है उद्यमिता के विकास में उपयुक्त वित्त स्रोत का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो व्यवसाय की सफलता को सीधे प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के विकास में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम की भूमिका का वर्णन कीजिए। सरकार द्वारा एमएसएमई के संवर्धन के लिए हाल ही में की गई पहल की क्या कीजिए वर्णन कीजिए यानी चर्चा कीजिए। भारत के विकास में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम की भूमिका क्या है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उपक्रम देश के विभिन्न की अर्थव्यवस्था के रीढ़ माने जाते हैं। कौन कौन? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम क्या माने जाते हैं? देश की रीढ़ माने जाते हैं। एमएसएमई कम पूंजी में क्या करते हैं अधिक रोजगार को देते हैं, ठीक है, प्रदान करते हैं, सृजित करते हैं, जिससे बेरोजगारी और गरीबी में क्या आती है कमी आती है। ये ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने कर क्षेत्रीय संतुलित विकास को क्या करते हैं बढ़ावा देते हैं। एमएसएमई एमएसएमई का एक प्रमुख योगदान रोजगार सृजन है, ठीक है। तो इसका एक प्रमुख योगदान क्या है भैया कि वो रोजगार को बनाए। ये बड़ी संख्या में लोगों को काम प्रदान करते हैं और विशेष अर्ध कुशल और अकुशल श्रमिकों को, ठीक है, मतलब कि ऐसे लोगों को काम देता है जो अर्ध कुशल हो, मतलब कि जो काम हल्का फुल्का कर सकता है या फिर जो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, उनको क्या करता है उनकी मदद करता है, ठीक है, उनको काम देता है। इसके अलावा ये निर्यात को बढ़ाने में भी सहायता है, मतलब यहाँ से कोई सामान मतलब निर्यात यानी दूसरे देश को पहुंचाने में भी मदद करता है, जिससे देश को विदेशी मुद्रा क्या होती है प्राप्त होती है। तो एमएसएमई नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हैं तथा बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में कार्य करके औद्योगिक विकास को गति देते हैं। सरकार द्वारा एमएसएमई के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई को सस्ती दरों पर ऋण और आर्थिक सहायता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त उद्यम पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे एमएसएमई का पंजीकरण आसान हो गया है। क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत बिना जमानत के ऋण की सुविधा दी जाती है, ठीक है, मतलब बिना कुछ जमा किए ऋण की सहायता दे दी जाती है। सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लस के माध्यम से एमएसएमई को सरकारी खरीद में भाग लेने का क्या किया अवसर दिया। हाल ही में एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन कर अधिक उद्यमों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का क्या मिल सके लाभ मिल सके। एमएसएमई भारत की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और सरकार की पहलें इनके विकास को और अधिक सशक्त बना रही है। क्वेश्चन नंबर 5 होता है 6 होता है क्लियर। आप क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके व्यवसाय आइडिया उत्पत्ति के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। किसके? व्यवसाय मतलब बिजनेस आइडिया है ना, आइडिया समझ लो एक प्रकार का विचार। तो बिजनेस आइडिया उत्पत्ति के विभिन्न तरीकों की क्या व्याख्या कीजिए। तो व्यवसाय आइडिया उत्पत्ति बिजनेस आइडिया जनरेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नए उपयोगी व्यवसायिक विचार विकसित किए जाते हैं। यह उद्यमिता की प्रारंभिक अवस्था होती है और किसी भी सफल व्यवसाय की नींव मानी जाती है। इसके लिए उद्यमी को बाजार, ग्राहकों और बदलते परिवेश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना आवश्यक होता है।
व्यावसायिक विचार उत्पन्न करने का प्रमुख तरीका बाजार अनुसंधान है, जिसके द्वारा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, समस्या और मांग का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। दूसरा तरीका है इसके मंथन का, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जिसमें व्यक्ति क्या करते हैं, जिसमें व्यक्ति या समूह मिलकर विभिन्न रचनात्मक विचार प्रस्तुत करते हैं और उनमें सर्वोत्तम का चयन करते हैं। तीसरा क्या है भैया, ग्राहकों की समस्याओं की पहचान एक महत्वपूर्ण तरीका है, क्योंकि समस्याओं के समाधान से नए व्यवसायिक अवसर क्या होते हैं, पैदा होते हैं। इसके अलावा तकनीकी नवाचार और व्यक्तिगत अनुभव की विचार उत्पत्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार इन तरीकों के माध्यम से प्रभावी और सफल व्यवसायिक विचार विकसित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यवसाय योजना मतलब प्लानिंग, बिजनेस की प्लानिंग के वित्तीय विश्लेषण मतलब कि पैसा कौड़ी, है ना, पैसा कौड़ी, है ना, क्या भैया, पैसा, पूंजी, ठीक है। तो वित्तीय विश्लेषण के विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। तो कोई बिजनेस के लिए जो हम लोग बिजनेस की प्लानिंग करते हैं, कोई नया बिजनेस खोलने के लिए जो पैसा का इसमें रोल है, तो वो क्या है, उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो व्यवसाय योजना के वित्तीय विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यह है जानना होता है कि प्रस्तावित व्यवसाय आर्थिक रूप से कितना क्या है, व्यवहार्य और लाभदायक है। इसमें सबसे पहले पूंजी लागत का अ, आकलन कहता है, मतलब कि इसमें ये देखा जाता है कि इसमें कितना पूंजी लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है, कॉस्ट की जरूरत पड़ेगा, जिसमें अस्थायी पूंजी जैसे कि मशीनरी हो, भवन मतलब कि जो हम कहीं प्लेस लें, कोई जगह कहीं ले, कहीं रूम लें ना, कहीं जगह लें, कोई स्थान लें, तो उनके लिए हमें कितना लगेगा पैसा। और जैसे कि मशीन अस्थायी पूंजी जैसे मशीन वशीन, ठीक है, तो इनके लिए कितना खर्च होगा। और कार्यशील पूंजी काम के दौरान क्या खर्चा होगा, है ना, मतलब कि दैनिक संचालन के लिए धन, तो मतलब डेली हम चलाएंगे उनके लिए जो लेबर्स होंगे, मशीन के सामान होंगे ना, तो उनके लिए कितने खर्च होंगे, ये सब सभी क्या है उसमें शामिल है। इसके साथ ही आय व्यय का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो मतलब आय व्यय मतलब इनकम और खर्च का पता लगाया जाता है, कितना खर्च होता है, कितना इनकम है, ये सब, जिससे यह समझ में आ जाता है कि व्यवसाय से कितनी आय होगी और कितने खर्च होंगे, ठीक है। यही आपका क्या है, व्यवसाय योजना का वित्तीय विश्लेषण है। तो इसके पहले आप देख लो, पहला में आपने क्या देखा, सबसे पहले आय का, सबसे पहले पहला हम क्या देखा, पूंजी लागत का क्या करना, पता लगाना, ठीक है, आकलन करना। दूसरा है कि लाभ और हानि का विश्लेषण करना, मतलब ये सोचना कि भाई कितना कौन काम करें, उसमें क्या करें कि लाभ हो, या फिर क्या करें कि हानि होगा, तो लाभ हानि को देखते ही कोई काम करेंगे ना। तीसरा आपका क्या है यहाँ पे, नकदी प्रवाह, ठीक, कैश फ्लो, और निवेश पर प्रतिफल का विश्लेषण किया जाता है। नकदी प्रवाह से यह सुनिश्चित होता है कि व्यवसाय के पास समय समय पर पर्याप्त नकदी उपलब्ध है, जबकि आर ओ आई मतलब निवेश पर प्रतिफल, ठीक है। तो यह दर्शाता है कि निवेश पर कितना प्राप्त हो रहा है, मतलब कि नकदी प्रवाह यह है कि जो हम लोग खर्च जिसमें कर रहे हैं उससे कितना पैसा आ रहा है, कितना इनकम हो रहा है। इस प्रकार वित्तीय विश्लेषण के कारक व्यवसाय की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्यवसायिक अवसर की पहचान के विभिन्न साधनों या फिर स्रोतों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। फिर से क्वेश्चन देखिएगा एक मिनट, व्यावसायिक अवसर है ना, बिजनेस का अवसर की पहचान के, अगर हमें कहीं बिजनेस का अवसर मिले, करने का अवसर मिले, मौका मिले, तो क्या उनके कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं। चलिए, व्यावसायिक अवसर की पहचान का अर्थ है, मतलब अगर हमें कहीं बिजनेस करने का मौका मिले तो उससे हम कैसे पहचाने कि हमें बिजनेस का मौका है। तो ऐसे क्षेत्रों और संभावना को खोज निकालना, या फिर नया व्यवसाय शुरू कर लाभ कमाया जा सके, यह उद्यमिता की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि सही अवसर का चयन ही किसी व्यवसाय की सफलता की नींव बनता है। इसके लिए उद्यमी को बाजार, ग्राहक और परिवेश का सही विश्लेषण करना होता है। व्यवसाय अवसर के प्रमुख
स्रोतों में बाजार अनुसंधान सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, मांग और समस्याओं को समझा जाता है। इसके अलावा तकनीकी परिवर्तन और नवाचार भी नए अवसर पैदा करते हैं, क्योंकि नई तकनीकों से उत्पाद और सेवाएं विकसित होती है। साथ ही सरकारी नीतियां और योजनाएं भी उद्यमियों को नए क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंत में हम लोग कह सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन तथा व्यक्तिगत अनुभव भी अवसरों की पहचान में सहायक होते हैं। जीवन शैली में बदलाव, आय स्तर में वृद्धि और व्यक्ति के दैनिक अनुभव में नए विचारों को जन्म देते हैं। इस प्रकार इन विभिन्न स्रोतों के माध्यम से व्यवसायिक अवसरों की पहचान कर सफल व्यवसाय स्थापित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने 10 है। रचनात्मक प्रतिक्रिया के विभिन्न चरणों की क्या कीजिए, साधारण चर्चा कीजिए। तो रचनात्मक प्रक्रिया को समझते हैं। तो क्या है भैया रचनात्मक प्रक्रिया? तो रचनात्मक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नए और उपयोगी विचार उत्पन्न होते हैं। समझे? रचनात्मक प्रक्रिया क्या है? जिसके माध्यम से क्या होते हैं, नए और उपयोगी विचार है ना, आइडिया क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, दिमाग में आते हैं। ठीक है, कि ऐसा करने से ये होगा, ऐसे करने से ज्यादा फायदा होगा, ऐसा करने से ज्यादा नुकसान होगा। यही सब क्या है, रचनात्मक प्रक्रिया। ठीक है, ये सब का विचार दिमाग में आना जो प्रक्रिया है। यह उद्यमिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि नवाचार और समस्या के समाधान इसी से ही तो क्या होते हैं, विकसित होते हैं। इस प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, तैयारी, प्रिपरेशन है, जिसमें व्यक्ति समस्या को समझता है, जानकारी एकत्र करता है और विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए नया उत्पाद बनाने से पहले बाजार और ग्राहकों की जरूरतों को समझना। दूसरा चरण है अवगाहन। ठीक है, अवगहन और प्रकाशन। अवगहन में व्यक्ति समस्या पर सीधे कार्य नहीं करता है, लेकिन उसका मस्तिष्क उस पर काम करता है। इसमें क्या नहीं काम करता है, व्यक्ति सिर्फ डायरेक्ट काम नहीं करता, उसका माइंड काम करता है इसमें। ठीक है, लेकिन उसका मस्तिष्क उस पर काम करता है रहता है। इसके बाद अचानक एक नया विचार उनके क्या होते हैं, सामने आते हैं, जिसे आहा क्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आहा क्षण। जैसे कि समस्या का अचानक समाधान मिल जाना। अंतिम चरण सत्यापन है, जिसमें प्राप्त विचार का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी नए उत्पाद के विचार को बाजार में लागू करने से पहले उसकी उपयोगिता और व्यवहार्यता की जांच की जाती है। इस प्रकार ये सभी चरण मिलकर रचनात्मक प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 बी 10 बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यवसाय प्रस्ताव के व्यवहार्यता विश्लेषण के महत्वपूर्ण घटकों की वर्णन कीजिए। क्या, व्यवसाय प्रस्ताव, ठीक है, इसके व्यवहार्यता के विश्लेषण, मतलब आप समझो सब चीज के लिए भाई यहाँ पर बिजनेस से ही, यानी कि बिजनेस का ही सबका रोल है, सब में बिजनेस का ही रोल आ रहा है। समझिए, ध्यान है कि नहीं। तो व्यवसाय प्रस्ताव के व्यवहार्यता विश्लेषण का उद्देश्य यह निर्धारित करना होता है कि प्रस्तावित व्यवसाय व्यवहारिक और लाभदायक है या नहीं। इसमें सबसे पहले बाजार व्यवहार्यता का अध्ययन किया जाता है, जिसमें उत्पाद या फिर सेवा की मांग, लक्षित ग्राहक और प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण शामिल होता है। इससे यह पता चलता है कि बाजार में उस व्यवसाय के लिए पर्याप्त अवसर मौजूद है या फिर नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण घटक तकनीकी और प्रबंध की व्यवहार्यता है। इसमें यह देखा जाता है कि आवश्यक तकनीक, मशीनरी, कच्चा माल और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध है या नहीं। साथ ही प्रबंधन की क्षमता और संगठन की संरचना भी जांची जाती है, ताकि व्यवसाय को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है आपके सामने। उद्यमिता की अवधारणा की चर्चा कीजिए। किसकी, उद्यमता, मतलब इसमें क्या कह रहा है, उद्यमिता क्या है, ये सब पहले समझ चुके हैं। उद्यमिता क्या है, उद्यमिता उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों का, अच्छा ये सब हम लोग कर चुके हैं। देखिए मतलब कि ये रिपीटेड क्वेश्चन था, घुमाता है कि क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आप लोग वीडियो को रोककर इसका आंसर को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। वैसे हम लोग उद्यमिता समझ चुके हैं क्या है, नहीं है, ये कंप्लीट। आप लोग जाके पीडीएफ जरूर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी होती है, क्वेश्चन आने की बहुत पॉसिबिलिटी होता है ये सब। तो उद्यमी को है कि ये अगर उद्यमी है, मतलब कोई बिजनेस करना चाहता है, तो वो बिजनेस के जो उद्यमी है, वो उद्यमिता की जो उद्यमी है, जो बिजनेस के मालिक है, मान के चलो हम कपड़े का दुकान करेंगे, तो कपड़े का जो दुकानदार है, ठीक है, जो ऑनर है, वो सफल कैसे बनेगा। ठीक है, ये उद्यमी सफल
कैसे बनेगा? और क्या है, एक सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यक विभिन्न दक्षताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। मतलब एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलो। उद्यमी को सफल बनाने वाले कई महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जिनमें उनकी सोच बहुत जरूरी है, उनकी अच्छी सोच होना चाहिए, कौशल अच्छा होना चाहिए, दृष्टिकोण और निर्णय क्षमता प्रमुख है। इन सब चीजों की मदद से ही सफल बनेंगे। मतलब ये कि अगर बढ़िया काम करेगा, अच्छा सोच रहेगा, लोगों से सही से बात करेगा ना, जो सही मटेरियल रखेगा, सही काम होगा उनके पास, तभी तो वो सफल हो पाएंगे। घोटाला करेगा ना, क्या करेगा, घोटाला करेगा और फेक वेक सामान बेचेगा, नकली सामान बेचेगा, तो वो कभी सफल नहीं बनेगा भाई, है ना। एक सफल उद्यमी कभी नहीं कहलाएगा। एक सफल उद्यमी वह होता है जो अवसरों की पहचान कर उन्हें लाभदायक व्यवसाय में बदल सके, ठीक है, जोखिम उठा सके और बदलते परिवेश के अनुसार स्वयं को ढाल सके। सफलता के केवल पूंजी पर निर्भर नहीं, तो सफलता सिर्फ पैसा ही फंसा देंगे हम नहीं भाई, हमारा चाल चलन भी सही होना चाहिए, बिहेवियर सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब भी बहुत जरूरी है। सफलता के केवल पूंजी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उद्यमी की दक्षताओं पर आर्थिक निर्भर करती है। क्या सॉरी, दक्षताओं पर क्या करती है, अधिक निर्भर करती है। सबसे महत्वपूर्ण दक्षता जोखिम उठाने की क्षमता है। उद्यमी अनिश्चित परिस्थितियों में निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए नया उत्पाद बाजार में उतारना हमेशा जोखिम भरा होता है, लेकिन सही आकलन के लिए के साथ यह सफलता सही आकलन के साथ ये क्या कर सकता है, सफलता दिला सकता है। दूसरी, नवाचार और रचनात्मक, जिससे उद्यमी नए विचार और समाधान प्रस्तुत करता है, जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना एक नवाचारी यानी कि नए विचारी सोच का परिणाम है। अब देखो, अगर हम विचार सही नहीं रखें, सोच सही नहीं रखें, तो क्या हम 10,000 पूंजी लगाएं या 10 करोड़ पूंजी लगाएं, 10 लाख पूंजी लगाएं, तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। 10 करोड़ लगाएं, 10 लाख लगाएं, कुछ भी लगाएं, जब तक हमारा बोलने का तरीका है ना, हमारा विचार, हमारा सोच अच्छा नहीं होगा, तो कभी असली, कभी सच्चा बिजनेसमैन उद्यमी नहीं बन पाएंगे। समझ में आ गया कि? चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी इसे पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोककर, या नोट्स आप लोग ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्यमिता में व्यवसाय, क्वेश्चन नंबर 14, उद्यमिता में व्यवसाय योजना तैयार करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्या 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 कह रहा, ध्यान, क्वेश्चन को ध्यान समझिए। कह रहा है कि उद्यमिता में व्यवसाय योजना मतलब बिजनेस का प्लान तैयार करना आखिर क्यों महत्वपूर्ण है? भैया आप मान के चलो, आप बिजनेस करोगे, बिजनेस के लिए प्लानिंग नहीं करोगे, क्या बिजनेस कर लोगे? नहीं भैया, बिजनेस के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। व्यवसाय योजना के मुख्य तत्वों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। उद्यमिता में व्यवसाय योजना यानी बिजनेस प्लान तैयार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी भी व्यवसाय की दिशा और सफलता का आधार होती है। व्यवसाय योजना एक लिखित दस्तावेज होती है जिसमें व्यवसाय के उद्देश्य, रणनीति, संसाधन और कार्य योजना का क्या होता है स्टूडेंट्स, वितरण होता है। यह उद्यमी को क्या करते हैं, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने, जोखिम को समझने और निवेशकों को या फिर बैंकों से वित्त प्राप्त करने में क्या करती है, सहायता करती है। व्यवसाय योजना का पहला मुख्य तत्व परिचय एवं उद्देश्य है, जिसमें व्यवसाय की प्रकृति, लक्ष्य और मिशन बताया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई ऑनलाइन कपड़ों का अगर व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो उसका क्या है उद्देश्य, गुणवत्तापूर्ण और सस्ते उपलब्ध उत्पाद उपलब्ध कराना हो सकता है। क्या हो सकता है, फिर से समझिए यहाँ पर कि यदि कोई ऑनलाइन कपड़ों का व्यवसाय शुरू करेगा, है ना, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका जो सामान हो ऑनलाइन वो बढ़िया हो और सस्ता हो, ताकि लोग दूर दूर से ले पाए। दूसरा तत्व बाजार विश्लेषण है, जिसमें लक्षित ग्राहकों मतलब मार्केटिंग के बारे में एनालिसिस करना, तो यही होता है बाजार विश्लेषण। क्या है कि दूसरा तत्व बाजार विश्लेषण है, जिसमें लक्षित ग्राहकों, प्रतिस्पर्धाओं और मांग का अध्ययन किया जाता है। जैसे ऑनलाइन कपड़ों के व्यवसाय में युवा वर्ग को लक्षित ग्राहक माना जाता है। तीसरा क्या है, संगठन एवं प्रबंधन योजना, जिसमें कर्मचारियों की भूमिका, जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाता है। चौथा क्या है भैया, चौथा है उत्पाद सेवा का वितरण, जिसमें यह बताया जाता है कि व्यवसाय क्या बेच रहा है, यानी जो बिजनेस कर रहा है वो क्या बेच रहा है और उसकी विशेषताएं क्या है, वो जो बेच रहा है तो वो कितना इंपॉर्टेंट है,
पांचवा क्या है भैया, वित्तीय योजना, जिसमें लागत, कोष्ठ, पूंजी, इन्वेस्टमेंट, आय, इनकम और लाभ यानी प्रॉफिट का अनुमान शामिल होता है। उदाहरण के लिए अगर वेबसाइट बनाने की अगर लागत, वेबसाइट अगर बनाना हो तो वेबसाइट की जो लागत है, बनाने की लागत और संभावित बिक्री की होने वाली आय, मतलब कोई वेबसाइट बनाएगा तो कितना ये है, कितना पॉसिबिलिटी है कि वो वेबसाइट काम करेगा, ज्यादा फायदा होगा, उसमें ज्यादा इनकम होगा, है कि नहीं। चलो, तो यहाँ पर एक शॉर्ट में आंसर यहाँ पर याद कर सकते हैं शॉर्ट में कि व्यवसाय योजना उद्यमी को सही दिशा प्रदान करती है ना। व्यवसाय योजना क्या करती है, उद्यमी को सही दिशा प्रदान करती है और व्यवसाय यानी कि बिजनेस को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। चलिए हो गया। अब अगला क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 15, स्टार्टअप क्या है भैया। स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप इंडिया आपने नहीं सुना, कोई भी चीज को, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना, शुरू करना, उनके बारे में सोचना, प्लानिंग करना, यही स्टार्टअप हुआ। स्टार्टअप ये समझ गए किसी बिजनेस का स्टार्ट करना, तो इसी किसी बिजनेस का स्टार्टअप करना ही भी स्टार्टअप है। बट इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब आप कुछ नया नया करना चाहोगे ना, उस समय आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आएंगे, लोग आपको रोकेंगे, है ना, लोग दुश्मनी करेंगे, लोगों को बुरा लगेगा, आप आगे बढ़ोगे, बहुत सारे समस्याएं आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। अपने लोग, पढ़ाए लोग, बहुत सारे लोग, जो अगल बगल के बिजनेस में आपके आपके जैसा और भी कोई बिजनेस कर रहा है, मतलब हर तरह से आपको कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आपको साथ कौन देंगे, आपके कस्टमर देंगे आपका साथ, ठीक है। आपका काम अच्छा होगा, आपके काम को लोग पसंद करेंगे, तभी आप सफल बन पाएंगे। तो आप क्या क्या कहा गया है कि किसी भी स्टार्टअप की सफलता की कहानी की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब वीडियो को रोक कर भी आप समझ सकते हैं, मैं थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूँ कि स्टार्टअप वह नया व्यवसाय होता है जो किसी नवीन विचार, उत्पाद या सेवा के आधार पर शुरू किया जाता है और तेजी से विकास करने की क्षमता रखता है। स्टार्टअप आमतौर पर नवाचार, तकनीक और बदलती ग्राहक आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि बाजार में नई समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना भी होता है। भारत में स्टार्टअप के सामने कई चुनौतियां आती है। सबसे पहले बड़ी चुनौतियां ये कि पैसे की। पहला चुनौतियां भाई पैसा। अगर कोई भी चीज नया स्टार्ट करोगे उसमें तो पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो भाई कोई भी चीज का स्टार्टअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुरुआती चरण में निवेश प्राप्त करना कठिन होता है। दूसरी है कि कड़ी प्रतिस्पर्धा, और पैसा तो फंसा दिए, उसके लिए आपको हिम्मत होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए, ठीक है, सब्र होना चाहिए कि भाई हमने जो पैसा खर्च किया है वो सफल जरूर होगा, ठीक है। ये भाई जहाँ बड़े और स्थापित व्यवसाय में मुकाबला करना पड़ता है ना। तीसरी क्या है, नियामक जटिलताएं, जैसे कि लाइसेंस होना, कर व्यवस्था और कानूनी प्रक्रिया होते हैं, जो नए उद्यमियों के लिए कठिन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कुशल मानव संसाधन की कमी, तकनीकी अवसंरचना की सीमाएं और बाजार में अनिश्चितता भी प्रमुख समस्या है। एक स्टार्टअप का उदाहरण फ्लिपकार्ट है, ठीक है। इसकी स्थापना क्या है, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने 2007 में की थी। किसका, फ्लिपकार्ट की स्थापना, ठीक है। इनको क्या हुआ था, शुरुआत में केवल यह ऑफलाइन ऑनलाइन पुस्तक बिक्री का प्लेटफॉर्म था। ये जो क्या करते थे, फ्लिपकार्ट ओनली पुस्तक बेचते थे, ठीक है, स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे धीरे इसने इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और अन्य उत्पादों को भी शामिल किया। फ्लिपकार्ट की सफलता का मुख्य कारण ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, मतलब कि फ्लिपकार्ट ने काम को अच्छा किया, अच्छा सामान दिया, इसीलिए वो आगे बढ़ा। आसान रिटर्न पॉलिसी, और वो जो भी सामान दे रहा था रिटर्न करने का भी ऑप्शन दिया, कैश ऑन डिलीवरी भी किया, ठीक है। अभी भी कैश ऑन डिलीवरी है, और मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क इसका रहा, इसकी वजह से ये सफल हुआ। तो स्टार्टअप्स को कई चुनौतियों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, और लेकिन सही रणनीति, नवाचार और दृढ़ता के साथ ही वे क्या कर सकते हैं, बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 15। क्वेश्चन आप 16 नंबर है, एक व्यावसायिक उपक्रम को आरंभ करने के विभिन्न वित्त के स्रोतों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। वित्त के स्रोतों के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। देखिए, अब तक आप लोग अगर जुड़े हैं, 53 मिनट हो चुका, 54 मिनट होने वाला है। अब आप लोग अब तक जुड़े हैं तो बहुत ही लकी है, अच्छे से समझ रहे हैं।
ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब जो कि बहुत सारी बातें ऐसे हैं कि जो उद्यमिता से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को देखकर आराम से समझ पाएँगे क्वेश्चन को, आंसर को। इसीलिए अब मैं थोड़ा-सा फास्ट करने की कोशिश करूँगा, फास्ट समझाने की कोशिश करूँगा, पढ़ते जाऊँगा। आपको ध्यान से सुनना है। अब जो पढ़ाऊँगा समझाते हुए, पढ़ते हुए मतलब थोड़ा पढ़ते हुए जाऊँगा, समझाते हुए जाऊँगा, ठीक है? तो थोड़ा जल्दी खींचूँगा, 1 घंटा होने वाला है। इसीलिए आप लोग अब समझने की कोशिश कीजिए। फिर से क्वेश्चन एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। एक व्यावसायिक उपक्रम को आरंभ करने के लिए विभिन्न वित्त के स्रोतों की चर्चा कीजिए। ठीक है, कि एक नया बिजनेस को खोलने के लिए तो आरंभ करने के लिए, ठीक है, बिजनेस प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए वित्तीय स्रोत मतलब कि पैसा कौड़ी, ठीक है, वित्त के स्रोतों के चयन को प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे उनके बारे में बताइए। एक व्यावसायिक उपकरण को आरंभ करने के लिए वित्त यानी फाइनेंस अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि बिना पूंजी के किसी भी व्यवसाय की स्थापना और संचालन क्या नहीं है, संभव नहीं है। मतलब बिना पैसा कुछ भी, मतलब अब तक वही सब बातें घूम रहा है हर जगह, है ना? तो ये आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। उद्यमी विभिन्न स्रोतों से धन क्या करते हैं, जुटाते हैं, अलग अलग चीजों से धन जुटाते हैं, जो व्यवसाय के आकार, प्रकृति और आवश्यकता पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। वैसे आप लोग वीडियो को रोककर पढ़ लीजिए, समझ में आ ही जाएगा, मैं क्या बताऊं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, पारिवारिक व्यवसाय की अवधारणा की उदाहरण सहित किस कौन सी पारिवारिक व्यवसाय की अवधारणा की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। भारत में पारिवारिक व्यवसाय द्वारा सामना की जाने वाली मुख्य चुनौतियों का क्या करना है, वर्णन करना है। चलिए कोशिश करते हैं समझने की इसको। पारिवारिक व्यवसाय वह व्यवसाय होता है जिसे एक ही परिवार के सदस्य स्थापित, संचालित और नियंत्रित करते हैं। ठीक है, इसमें स्वामित्व और प्रबंधन मुख्यतः परिवार के भीतर ही रहता है तथा निर्णय भी परिवार के सदस्य लेते हैं। ऐसे व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। मतलब जो मान लो पारिवारिक व्यवसाय वो होता है ना, जैसे मान लो कोई यादव है तो वो दूध बेचने का काम कर रहा है, तो वो स्टार्टिंग से ही दूध बेच रहा है। कोई ठाकुर है, कोई नाई है, तो वो बाल उसका परिवार में कोई एक आदमी या फिर परिवार में जो ये गार्जियन है तो वो क्या करते हैं, दाढ़ी बना रहे हैं, ठीक है, बाल दाढ़ी बना रहे हैं, तो वो इसका यही काम है। ठीक है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी यही हो रहा है, तो यही है पारिवारिक व्यवसाय। ठीक, और यूरोप में टाटा समूह, टाटा परिवार, रिलायंस, ये सब बड़े बड़े लोगों का नाम है, अंबानी। भारत के प्रमुख पारिवारिक व्यवसाय है ना, जहाँ परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, रही है। पारिवारिक व्यवसाय की विशेषता यह है कि इसमें विश्वास, आपसी सहयोग और दीर्घकालिक दृष्टिकोण होता है। तो भैया इसने दे दिया है आपका बड़ा बिजनेसमैन का उदाहरण, तो भाई आप समझ सकते हैं। तो इसमें पूरे परिवार मिलकर इनमें काम कर सकते हैं। ठीक है, इनका एक बड़ा टीम होता है। परिवार से व्यवसाय वो भी होता है जिसमें बहुत बड़ा टीम होता है। मतलब कि आज हम अगर यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा एक टीम धीरे-धीरे बना रहा हूँ मैं, कई टीचर्स को ऐड कर रहा हूँ, अलग-अलग चीज़ें को पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी हमारा पारिवारिक व्यवसाय में माना जा सकता है। ठीक है? परिवार के सदस्य व्यवसाय के प्रति अधिक समर्पित होते हैं और निर्णय जल्दी लिए जाते हैं। हालाँकि इसके साथ कई चुनौतियाँ भी जुड़ी होती है। भारत में पारिवारिक व्यवसायों के सामने कई प्रमुख चुनौतियाँ हैं। सबसे पहली चुनौतियाँ उत्तराधिकार की होती है, यानी कि अगली पीढ़ी को नेतृत्व सौंपना। कई बार योग्य उत्तराधिकारी का चयन विवाद का कारण बन जाता है। दूसरी, पारिवारिक विवाद और मतभेद है जो व्यवसाय के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तीसरी चुनौती पेशेवर प्रबंधन की कमी, क्योंकि कई बार परिवार के सदस्य ही प्रबंधन संभालते हैं, भले ही वे पूरी तरह प्रशिक्षित ना हो। ठीक है, चौथी, परिवर्तन को अपनाने में कठिनाई है, जैसे नई तकनीक और आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने में देरी। आगे शॉर्ट में समझिए कि पारिवारिक व्यवसाय भारत की क्या है, अर्थव्यवस्था में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं, लेकिन उन्हें सफल बनाए रखने के लिए इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई पारिवारिक व्यवस्था में परिवार के जो जितने भी ये हैं सदस्य हैं, सभी को बराबर मतलब कि मेहनत करना पड़ सकता है कभी कभी। ठीक है, एक दूसरे का साथ देना पड़ सकता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, उद्यमिता के देश के आर्थिक विकास में भूमिका की चर्चा कीजिए। उद्यमिता के विभिन्न मॉडल का वर्णन कीजिए। तो उद्यमिता समझ आ ही गया है, आर्थिक विकास समझ आ ही गया है। ठीक है, आर्थिक विकास नहीं सोचते हो कि भाई उनका काम काज,
कैसा है, कैसा सिचुएशन है। आर्थिक विकास मतलब समझ लो कि स्थिति, सिचुएशन। उद्यमिता देश के आर्थिक विकास में, है ना, देश के सिचुएशन में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती है, निभाती है। मतलब कि मान लो कि अगर बिजनेसमैन नहीं होंगे ना देश में, तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। सब पढ़ लिख के नहीं आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ अनपढ़ लोग, बिना पढ़े लोग भी बिजनेस करते हैं दुनिया में, उन सभी को देखना पड़ता है। ठीक है। तो उद्यमी नए व्यवसाय स्थापित करके उत्पादन, आय और रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं। इससे बेरोजगारी और गरीबी में कमी आती है तथा लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। उद्यमिता नवाचार को प्रोत्साहित करती है, जिससे नई तकनीकों और उत्पादनों का विकास होता है और देश के वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनता है। इसके अलावा उद्यमी पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित कर क्षेत्रीय संतुलित विकास को बढ़ावा देते हैं तथा निर्यात को बढ़ाकर विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी योगदान देते हैं। उद्यमिता के विभिन्न मॉडल उद्यमियों के कार्य करने के तरीकों और उद्देश्यों को दर्शाते हैं। पहला नवाचार मॉडल है, जिसमें उद्यमी नए विचारों और तकनीकों के आधार पर व्यवसाय स्थापित करता है। दूसरा अनुकरण मॉडल है, जिसमें सफल व्यवसायों की नकल करके नया व्यवसाय शुरू किया जाता है। तीसरा फेबियन मॉडल है, जिसमें उद्यमी परिवर्तन को धीरे धीरे अपनाता है और जोखिम लेने से बचता है। चौथा है ड्रोन मॉडल, जिसमें उद्यमी पुराने तकनीकी तरीकों को ही अपनाए रखता है और नए बदलावों का विरोध करता है। उद्यमिता आर्थिक विकास की एक प्रमुख शक्ति है और इसके विभिन्न मॉडल उद्यमियों के व्यवहार और कार्यशैली को समझने में सहायता करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। उद्यमिता विकास के लिए रचनात्मक तथा नवाचार क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब रचनात्मकता ने कार्य करने, रचनात्मकता ये कि भाई कोई भी काम कर रहे हैं, उनके काम में कितनी योग्यता है, कितनी लाभदायक चीजें छुपी है, उनके काम में कितनी रुचि है, लोग उनके काम को कितना पसंद कर रहे हैं। तो रचनात्मकता में समझ लो उनके एक प्रकार के उद्यमिता का एक गुण, ठीक है, जो गुण को बढ़ाए, गुण को बनाए। तो उद्यमिता विकास की रचनात्मक तथा नया विचार, नवाचार मतलब नया विचार क्यों महत्वपूर्ण है। और रचनात्मकता एवं नवाचार की प्रतिक्रिया में शामिल विभिन्न चुनौतियों की क्या करना, चर्चा कीजिए, ये समझते हैं। तो उद्यमिता विकास के लिए रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी और नवाचार अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नए विचारों और व्यावसायिक अवसरों के निर्माण का क्या बनते हैं, आधार बनते हैं। रचनात्मकता उद्यमी को क्या करते हैं, समस्या, फिर से पढ़ेंगे एक मिनट। रचनात्मकता उद्यमी को समस्याओं को नष्ट दृष्टिकोण से देखने और उनके अनूठे समाधान खोजने में सहायता करती है। जबकि नवाचार जो है वो विचारों को व्यावसायिक रूप देकर बाजार में क्या करती है, लागू करती है। ठीक है, लागू करता है। इससे होता क्या है, उद्यम को प्रतिस्पर्धात्मक, ठीक है, सॉरी, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है और वह बदलते बाजार में टिक पाता है। इसके अतिरिक्त नवाचार से उत्पादन क्षमता बढ़ती है, लागत कम होती है और ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता की सेवाएं मिलती है, जिससे आर्थिक विकास को भी गति मिलती है। रचनात्मकता और नवाचार की प्रक्रिया में कई चुनौतियां सामने आती है। सबसे प्रमुख चुनौतियां जोखिम और अनिश्चितता की होती है, क्योंकि हर नया विचार सफल हो यह आवश्यक नहीं है। मतलब कि हर विचार, हम को जो कुछ सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, हर बार नया विचार हमारा सफल नहीं होता, कभी कभी असफलता का ही या फिर चुनौती का सामना करने का एक ये बन जाता है। ठीक है। कर, अगला है इसमें दूसरी चुनौती वित्तीय संसाधनों की कमी है, क्योंकि नवाचार को लागू करने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है। मतलब जब भी आप कोई चीज स्टार्ट करेंगे उनमें पैसा का जरूरत पड़ेगा ही। नया विचार के लिए भी भाई पैसा होना चाहिए आपके पास। ठीक, विचार तो मैंने माइंड में सोच लिया, लेकिन विचार सोचे उनको तो लागू भी तो करना है, तो उनके लिए तो पैसा चाहिए। तीसरी है तकनीकी बाधाएं होती है, जैसे उपयुक्त मतलब जो यूजफुल हो टेक्निक्स ना, मशीन, कुशल मानव संसाधन की कमी। इसके अलावा समय और लागत का अधिक होना भी क्या है, बड़ी समस्या है। चलो आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक कर। रचनात्मकता और नवाचार उद्यमिता के विकास के लिए अनिवार्य है।
क्या कह रहा है कि रचनात्मकता और नवाचार, रचनात्मक क्रिएटिविटी और नवाचार क्या है, उद्यमिता के लिए, विकास के लिए क्या है, अनिवार्य है। लेकिन उनकी सफलता के लिए इन चुनौतियों का उचित प्रबंधन करना, जो भी चुनौती आपको सामने मिलेगा इनका प्रबंधन करना और समाधान क्या है, यह आवश्यक है। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर है 20। एक उद्यमी के लिए गैर वित्तीय संसाधनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनके बारे में। एक उद्यमी के लिए गैर वित्तीय संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल धन से ही व्यवसाय की सफलता सुनिश्चित नहीं होती है ना। गैर वित्तीय संसाधन वे सभी सभी साधन हैं जो व्यवसाय के संचालन, विकास और प्रतिस्पर्धा में सहायता करते हैं, भले ही उनका सीधा संबंध धन से ना हो। ये संसाधन उद्यमी की कार्य क्षमता और निर्णायक क्षमता को मजबूत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है गैर वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन है। तो गैर वित्तीय संसाधन समझते हो कि ये वो संसाधन होता है जो पैसे से नहीं, सिर्फ पैसे से नहीं, वो साथ दे के मदद करता है। ठीक है, साथ दे के मदद करता है, मतलब कि सहयोग कर कर ना, दूसरों के सामने व्यक्त करता है कि भाई ये बिजनेस जो कर रहा है ये अच्छा है, इसका सामान अच्छा है या अच्छा काम होता है। तो ये गैर वित्तीय संसाधन है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण अगर गैर वित्तीय संसाधन की बात करें तो वो मानव संसाधन है। यह कुशल, प्रशिक्षित और प्रेरित है ना कर्मचारी किसी भी संगठन की सफलता की रीढ़ होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ज्ञान और कौशल भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये उद्यमी को सही निर्णय लेने, समस्याओं को का समाधान करने और नया नवाचार करने में सहायता करते हैं। तो गैर संसाधन में कौन कौन आ जाएगा? गैर संसाधन में तो मानव आ गया, कुशल, प्रशिक्षित और प्रेरित कर्मचारी आ गया। ठीक है, तो वो मानव ही है ना। यही सब क्या है भाई, आपका गैर वित्तीय संसाधन है। मत बाकी आगे तकनीकी संसाधन जैसे मशीनरी, सॉफ्टवेयर और आधुनिक उपकरण व्यवसाय की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा सूचना और डेटा भी महत्वपूर्ण संसाधन है, जैसे बाजार की जानकारी, ग्राहकों की पहली पसंद और प्रतिस्पर्धाओं की स्थिति। नेटवर्किंग और संपर्क उद्यमी को नए अवसर, साझेदारी और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ब्रांड छवि और प्रतिष्ठा ग्राहकों का भी विश्वास बढ़ाती है और बाजार में पहचान मजबूत करती है। चलो, ये सब हम लोगों ने देखा, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को देखे हैं। देखिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से आपका आया है टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन। देखिए, आपके 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो टिप्पणी वाले क्वेश्चन होते हैं। तो टिप्पणी में क्या होता है, आपको 200 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में लिखना पड़ता है। तो 200, इसके लिए 2 पेज 2.5 पेज आपको लिखना पड़ता है। तो वही है, टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन भी आपके लिए लिया गया है संभावित। क्वेश्चन क है टिप्पणी में, ग्रामीण उद्यमिता क्या होता है? ग्रामीण उद्यमिता तो नाम से पता चलता है, जो गांव में छोटे छोटे दुकान होते हैं। ठीक है, गांव में छोटे छोटे जो दुकान करते हैं लोग, वही तो ग्रामीण उद्यमिता होता है। ठीक है, ग्रामीण उद्यमिता से आशय ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों और कौशल का उपयोग करके व्यवसाय स्थापित करने से है। इसका उद्देश्य गांव में रोजगार सृजन, आय वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार करना होता है। इसमें कृषि आधारित उद्योगों के साथ साथ हस्तशिल्प, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और लघु उद्योग शामिल होते हैं। ग्रामीण उद्यमिता की विशेषता यह है कि इसमें स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कौशल का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, गांव में उपलब्ध कच्चे माल से हस्तनिर्मित वस्तुएं बनाना या फिर दुग्ध उत्पादन से डेयरी व्यवसाय स्थापित करना, है ना। गांव में यही सब देखो, कोई किसी के पास गाय है तो वो क्या कर लिया, दही बना लिया, दूध से पनीर बना दिया, है ना। तो अपना एकदम ये खोल दिया छोटा मोटा, गांव में बेच रहे हैं, उनसे कुछ आ रहा, इनकम हो रहा है उनको। ये सब क्या है भाई, ये सब आपका गांव के ग्रामीण उद्यमिता कहलाएगा। ठीक है, ग्रामीण बिजनेस। इसमें इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ता है और शहरों की और ये पलायन होता है। चलो, ये बाकी आप लोग समझ ही जाएंगे, इतना इजी लैंग्वेज है। व्यवहार्यता विश्लेषण। चलिए, व्यवहार्यता विश्लेषण का व्यवहार क्या है भैया? व्यवहार्यता विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह निश्चित किया जाता है कि कोई भी प्रस्तावित व्यवसाय या फिर परियोजना पर व्यवहारिक, अभी मैंने आपको बताना परियोजना बताया था ना आपको।
ठीक है, परियोजना व्यवहारिक और लाभदायक है या नहीं। फिर से परियोजना मतलब कोई भी कार्य, कोई भी काम, ठीक, कोई भी योजना काम करने की। फिर से समझिए, व्यवहार्यता विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि कोई भी प्रस्तावित व्यवसाय या फिर परियोजना व्यवहारिक लाभदायक है या नहीं, है ना। जो भी परियोजना व्यवहारिक है, जो भी परियोजना किया जाता है काम काज, वो क्या भाई, वो लाभदायक है कि नहीं, वो जो हम लोग काम कर रहे हैं वो काम हमारे कार्य से उनको अच्छा लगेगा या नहीं, यही है। वो सामने वालों को लाभ मिलेगा कि नहीं, ये है। ये उद्यमी को निर्णय लेने में क्या करती है, सहायता करती है। अगर हमारा काम अच्छा रहेगा, हमारा काम परियोजना व्यवहारिक रहेगा, तो वो काम ज्यादा सफल होगा और व्यवसाय शुरू करना उचित रहेगा या फिर नहीं। इस विश्लेषण में व्यवहार्यता विश्लेषण में क्या किया गया कि इस विश्लेषण में सबसे पहले बाजार व्यवहार्यता का अध्ययन किया जाता है, जिसमें उत्पाद या सेवा की मांग, लक्षित ग्राहक और प्रतिस्पर्धा का आकलन किया जाता है। इसके बाद तकनीकी व्यवहार्यता इसमें देखी जाती है, जिसे आवश्यक तकनीक, मशीनरी और संसाधनों की उपलब्धता का मूल्यांकन किया जाता है। आई होप आपको समझ में ये भी आया होगा। बाकी देखिए, ये लास्ट में अंत में दिया गया है ना, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा ये समझ लो कि एक निष्कर्ष टाइप का आपको दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिए। अब देखो, एमएसएमई ये आपको मैंने पहले भी पढ़ा दिया था, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो ये सब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं टिप्पणी वाले। एमएसएमई विकास अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित एक क्या है, महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, सूक्ष्म मतलब छोटे, लघु एवं मध्यम मतलब छोटे, बड़े और उनसे भी बड़े, क्या है कि उद्यमों मतलब बड़े बिजनेस के विकास, प्रोत्साहन और संरक्षण को सुनिश्चित करना है। किसका किसका लक्ष्य, एमएसएमई का लक्ष्य, ठीक है। और इस अधिनियम के तहत पहली बार एमएसएमई की स्पष्ट परिभाषा दी गई और उन्हें संगठित रूप में विकसित करने के लिए कानूनी ढांचा का प्रदान किया गया 2000 कब 6 में, ठीक है, ये समझ जाओ। इस अधिनियम के अनुसार उद्यमों को उनके निवेश और टर्नओवर के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। यह अधिनियम एमएसएमई को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे आसान ऋण मतलब कि छोटा कर्ज, है ना, छोटा कर्ज, कम इजी इजी वे में कर्ज, लोन उपलब्धता, सरकारी योजना का लाभ और विलंबित भुगतान, बिना विलंब किए भुगतान, खिलाफ सुरक्षा। यदि किसी बड़े उद्योग द्वारा एमएसएमई का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, तो इस अधिनियम तहत ब्याज सहित भुगतान करना क्या है, अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा इस अधिनियम के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, जो एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए सरकार को सुझाव देता है। यह अधिनियम छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने, रोजगार बढ़ाने और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने के उद्देश्यों से बनाया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है घ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम और आर्थिक विकास। तो ये सब अभी हम लोग एमएसएमई कर ही चुके हैं, समझ ही चुके हैं। आर्थिक विकास क्या होता है, उनके काम काज में विकास, उनके सिचुएशन में सुधार, यही आर्थिक विकास। आर्थिक विकास समझ लो, सिचुएशन ग्रो, ये सब आप लोग खुद से समझ सकते हैं भैया, वीडियो को रोक समझिए। ये भी हम लोग कर चुके हैं, ये क्वेश्चन में कर चुके थे, ठीक है, रचनात्मकता और नवाचार। तो आप लोग वहां से भी समझ सकते हैं एक बार पीछे करके, या फिर इसे अच्छा सा वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। बाजार व्यवहार्यता विश्लेषण, बाजार व्यवहार्यता देखो, बाजार विश्लेषण तो आप लोग समझ ही चुके हैं, तो यहाँ व्यवहार्यता, ठीक है, इसको भी समझना है। चलिए, बाजार व्यवहार्यता विश्लेषण किसी भी व्यवसाय योजना का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें यह जांच की जाती है, क्या की जाती है, जांच की जाती है कि प्रस्तावित उत्पाद या फिर सेवा के लिए बाजार में पर्याप्त मांग है या नहीं। मतलब कि जो आपके डिमांड आते हैं, डिमांड के अकॉर्डिंग उनके जो डिमांड हो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास सामान है कि नहीं, और जो सामान है उनका मांग है कि नहीं। इसका प्रमुख उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि व्यवसाय सफल होगा या नहीं। इसका बाजार व्यवहार्यता विश्लेषण का क्या है, वो बाजार में ये देखा जाता है कि वहां पर जो हम लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस किया जाएगा, वो सफल होगा कि नहीं। इसमें
सबसे पहले लक्षित ग्राहकों की पहचान की जाती है, यानी उत्पाद किन लोगों के लिए बनाया जा रहा है, इसके बाद और आपूर्ति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ताकि बाजार में उत्पाद की आवश्यकता समझी जा सके। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि समान उत्पाद बाजार में कितने उपलब्ध है और उनकी जो स्थिति है वो क्या है। मूल्य निर्धारण और ग्राहकों की खरीद क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ऑनलाइन फूड डिलीवरी अगर करता है, इनका सेवा शुरू करता है, तो यह देखा जाएगा कि क्षेत्र में ग्राहक कितने हैं और प्रतिस्पर्धा कितनी है। समझ में आ गया? मतलब कि क्षेत्र में जो है कि जिस क्षेत्र में सामान जाएगा, ऑनलाइन सामान जाएगा, तो ये जो नहीं कि एक ही सामान लेके वहां पर चले जाएगा, उसके अगल बगल में भी देखा जाएगा कि कौन कौन ये सामान ले रहे हैं। ठीक है, अगल बगल में अगर 2-4 लोग और भी लेंगे तभी वो सामान वहां पर जल्दी पहुंचेगा। अंडरस्टैंड? समझ में तो कितना अच्छा आ रहा है। इस प्रकार यह विश्लेषण व्यवसाय की सफलता का निर्णय लेने में सफलता का निर्णय लेने में मदद करता है। चलिए क्वेश्चन अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। ठीक है, टिप्पणी नंबर, आइडिया उत्पत्ति की तकनीकें। आइडिया उत्पत्ति की तकनीकें वे विधियां हैं जिनके माध्यम से नए और उपयोगी व्यावसायिक विचार उत्पन्न किए जाते हैं। यह उद्यमिता की प्रारंभिक अवस्था होती है, जो किसी भी सफल व्यवसाय की नींव मानी जाती है। सफल सबसे महत्वपूर्ण तकनीक बाजार अनुसंधान है, जिसमें उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, समस्याओं और मांग का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए नए व्यवसाय अवसरों की पहचान होती है। दूसरी तकनीक मंथन है, जिसके एक समूह मिलकर अनेक रचनात्मक विचार प्रस्तुत करता है। उनमें से उपयुक्त विचार का चयन किया जाता है। तीसरी तकनीक समस्या की पहचान है, जिसमें लोगों की समस्या को समझकर उनके समाधान के आधार पर नया व्यावसायिक विचार विकसित किया जाता है। चौथी तकनीक तकनीकी नवाचार है, जिसमें नई तकनीकों का उपयोग करके नए उत्पाद और सेवाएं विकसित की जाती है। इसके अलावा स्कैम्पर तकनीक भी उपयोगी है, जिसमें किसी मौजूदा उत्पाद को बदलकर, जोड़कर या फिर सुधार कर नया विचार उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार यह तकनीक उद्यमियों को प्रभावी और सफल व्यावसायिक विचार विकसित करने में सहायता करती है। ठीक, उसके बाद देखिए अब ये लास्ट है ज नंबर, उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये तो पहले भी हम लोग ने चर्चा कर लिया था, उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो कोई बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस जो कर रहे हैं उसके अगल बगल के जो लोग हैं, जो मार्केट है, दुकान है, तो वो उनके तत्व हो जाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र है ना। जो लोग हैं वो उनके क्या है, उद्यमशीलता के पास पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। चलिए फिर भी उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र उन सभी तत्वों, संस्थाओं, परिस्थितियों का समूह है जो उद्यमिता के विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन, सहायता और अवसर प्राप्त होते हैं। इसके प्रमुख घटकों में वित्तीय संस्थाएं यानी कि बैंक, निवेशक, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी नीतियां, तकनीकी ढांचा, बाजार और सहायता संस्थाएं जैसे इनक्यूबेटर और एक्सलेरेटर शामिल है। ये सभी मिलकर उद्यमियों को पूंजी, ज्ञान और प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन पारिस्थितिकी तंत्र को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी कारक प्रभावित करते हैं, जैसे पूंजी की उपलब्धता, समाज की सोच, सरकारी नियम और नई तकनीकें। देखिए अब और भी एक था, है कि नहीं, मुद्रा योजना, एक लास्ट ये भी था। मुद्रा योजना भारत सरकार द्वारा 2015 में, यानी सरकारी योजना है जो उद्यमियों की मदद के लिए ये योजना स्टार्ट किया गया था 2015 में। ये एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका पूरा नाम सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, सूक्ष्म, लघु और गैर कॉर्पोरेट छोटे उद्यमियों को बिना जन्मजात के आसान ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सके या फिर उसका विस्तार कर सके। इस योजना के अंतर्गत ऋण को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: शिशु ऋण,
जो 50,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो नए व्यवसाय शुरू करने के लिए होती है ना। दूसरा किशोर ऋण, जब 50,000 से 5 लाख तक का ये ऋण होता है, ठीक है, दिया जाता है, जो विकसित हो रहे व्यवसायों के लिए होता है, ठीक है, मतलब जब व्यवसाय आगे बढ़ रहा होता है, जब व्यवसाय खोला जाता है तभी ये दिया जाता है 50,000 का ऋण, शिशु ऋण, ठीक है। जब व्यवसाय आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा है ना, चलने लगेगा अच्छा सा, तब ये लोन दिया जाता है 50,000 का, है ना। 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन है ना, 50,000 के बाद 5 लाख तक का लोन मिल जाता है। तीसरा है तरुण ऋण, इसमें क्या होता है, 5 लाख से 10 लाख तक का लोन इसमें मिल जाता है, जो स्थापित व्यवसाय के विस्तार के लिए होता है। मुद्रा योजना का मुख्य लाभ यह है कि इसमें छोटे उद्यमियों को बैंक गारंटी के बिना ऋण मिलता है। यह योजना विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। इसके माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है और देश में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। इस तरह से देखिए, ओ बाबा, और भी एक था, बताओ, हमें लगा खत्म होने वाला है, लेकिन ये अभी देखो यहाँ पे क्या हो, देखो कितने इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड सभी क्वेश्चन ले लिया भैया, यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका आएगा, आप खुद देख रहे हो, मैं तभी से समझा रहा हूँ, तभी से पढ़ा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कहीं से नहीं, सारा सभी क्वेश्चन ले लिया गया है जो आपके एग्जाम में आएंगे। बोलो तो कितना अच्छी वाला बात है ना। कितना मजा आ रहा है ना भैया। मजा आ रहा है तो कमेंट करो भाई। अभी तक भी आप लोग रुके हो, 1 घंटा 20 मिनट हो गया, अभी तक भी आप रुके हो, तो आप लोग वो स्टूडेंट हो, बहुत ही लकी, है ना। और आप लोग कमेंट करो, सर मैं अब तक आपका वीडियो देख रहा हूँ, 1 घंटा 20 मिनट तक हम पहुंच चुके हैं आपका वीडियो देखते देखते। भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यार लाइक करो, शेयर करो। अगला है व्यवसाय आइडिया के स्रोत। व्यवसाय आइडिया के स्रोत वे माध्यम है जिनसे उद्यमी नए व्यवसायिक विचार प्राप्त करते हैं, है ना। ये स्रोत उद्यमिता की शुरुआत में बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या है, तो ये स्रोत उद्यमिता की शुरुआत में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सही विचार ही सफल व्यवसाय की नींव बनता है। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बाजार और ग्राहक है, जहां उपभोक्ताओं की जरूरतों, समस्याओं और मांग का अध्ययन करके नए व्यवसायिक अवसर मिलते हैं। दूसरा स्रोत क्या है, तकनीकी परिवर्तन और नवाचार। ठीक है, नवाचार बता दिया मैंने, नया विचार, जिससे नई तकनीकों के आधार पर नए उत्पाद और सेवाएं विकसित होती है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप। तो मैं जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, लास्ट ही ये। तीसरा स्रोत सरकारी नीतियां और योजनाएं हैं, जो उद्यमियों को नए क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। चौथा क्या है, स्रोत सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन है, जैसे कि जीवन शैली में बदलाव, जनसंख्या वृद्धि और आय स्तर में वृद्धि, जो नई मांग उत्पन्न करते हैं। तो भैया आगे थोड़ा सा ये है कि इसके अलावा व्यक्तिगत अनुभव और अवलोकन भी महत्वपूर्ण। इसके अलावा व्यक्तिगत अनुभव और अवलोकन भी क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की समस्याओं से नए व्यावसायिक विचार विकसित कर सकता है। अब देखो, अब आपका खत्म हो गया, देखो कितना देर तक, है ना, आप लोग बने रहे और आपको बहुत मजा आया होगा, जरूर मजा आया होगा। आप लोग कमेंट कीजिए, सर मैंने आपका पूरा वीडियो देखा, पूरा वीडियो वॉच किया, बहुत मजा आया समझने में, इतना अच्छा समझाता कोई सर नहीं है, बड़ा अच्छा से आपने समझा दिया। ठीक है, आप लोग कमेंट करो, है ना, वीडियो को शेयर करो, और शेयर जल्दी से हमारा टारगेट पूरा करो। आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा टारगेट है इस जून 2026 सेशन में 50,000 सब्सक्राइब होने का। 50 के सब्सक्राइबर पूरा नहीं में आप लोग मदद करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों करोगे, देखो आप ये नहीं सोचो कि इसमें सिर्फ इग्नू का ही प्रिपरेशन होता है, इसमें हर तरह का प्रिपरेशन आपको मिलता है। ठीक है, जो बोर्ड लेवल का है, कोई भी कम्पिटेटिव, हर तरह। देखो अभी नेक्स्ट देखो जुलाई के बाद ना कम्पिटेटिव एग्जाम का भी प्रिपरेशन इस चैनल में करवाने जा रहा हूँ। तो आप लोग अगर कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं, हर तरह का आपका सुविधा होगा। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, 50,000 सब्सक्राइबर होगा, डिजिटल बोर्ड लूंगा तभी तो आप लोगों को कराऊंगा। जल्दी सब्सक्राइब करो और नोट्स जाके व्हाट्सएप से परचेज कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, हर जगह आपको व्हाट्सएप में मिल जाएंगे, ले लीजिए जाके। स्टूडेंट्स जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।